वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। और है क्या चक्कर कि यहाँ पे ये एल्गोरिथम आई इसलिए है क्योंकि हमारी मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में कुछ खामियां थी, कुछ कमियां थी, कुछ खामियां थी। उन खामियों को दूर करने के लिए हमने इस एल्गोरिथम का इन्वेंशन किया। सबसे बड़ी जो मेजर डिसएडवांटेज था ना मल्टी क्यू के अंदर, मल्टी क्यू शेड्यूलिंग में था, वो ये था कि वो इनडेफिनिट पोस्टपोनमेंट था। मतलब जिनकी लोअर प्रायोरिटी है उन बेचारी प्रोसेस को काफी लंबे समय तक और कोई गारंटी नहीं थी कि कितने समय तक उनको वेट करना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए भाई देखिए, वेटिंग टाइम ऐसा नहीं है कि बुरा, भाई वेटिंग टाइम हो लेकिन एक प्रॉपर एक सर्टेन लिमिट पे तो हो। अब आपकी सिस्टम प्रोसेस जो है या बैच प्रोसेस जो है वो चले जा रही आती जा रही, और आपका जो एप्लीकेशन जो इंटरेक्टिव प्रोसेस थी या स्टूडेंट प्रोसेस जो है वो चली नहीं, मतलब वो तो इंतजार में लगी हुई है। तो मतलब सॉरी, मैंने सीक्वेंस बिगाड़ दी। सबसे पहले आपकी सिस्टम प्रोसेस, उसके बाद फिर इंटरेक्टिव प्रोसेस, फिर बैच प्रोसेस। मान लीजिए बैच प्रोसेस को अगर रिजॉल्व होना है तो वो लोअर प्रायोरिटी पे जबरन बैठ इंतजार करना पड़ेगा उसको, और इंतजार करना पड़ेगा किसका? इंटरेक्टिव प्रोसेस का और सिस्टम प्रोसेस का। तो ये बड़ी परेशानी थी। इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या करा कि मल्टी लेवल फीडबैक क्यू के अंदर हमने काम करना चालू करा। और इसमें क्या होता था, इसमें जो प्रोसेस थी ना, वो विद इन द क्यूज, मतलब जितनी भी क्यूज आपने ली हैं उसमें मूव ऑन कर सकती थी, आगे पीछे हो सकती थी। मतलब जो भी प्रोसेस है वो लोअर प्रायोरिटी की क्यू को छोड़ के हायर प्रायोरिटी की क्यू में जा सकती थी। ये आइडिया था इसका। और ये प्रायोरिटाइजिंग जो है वो ऐसा होता है कि प्रायोरिटाइज जब अपन करते हैं तो दो चीजें होती है इसके अंदर। एक तो होती है, दो प्रकार की प्रोसेस होती है। एक होती है आईओ बाउंड प्रोसेस और एक होती है सीपीयू बाउंड प्रोसेस। हमेशा हमेशा जो आईओ बाउंड प्रोसेस होती है उनकी प्रायोरिटी हमेशा हायर होगी और वो हमेशा क्यू के अपर एंड पे रखी जाएंगी। वहीं सीपीयू बाउंड प्रोसेस जो होती है वो लोअर क्यू में रखी जाती है क्योंकि उनकी प्रायोरिटी लो होती है। और एक और चीज इसमें ये आती है कि जैसे जो प्रोसेस है उसने लंबा समय अगर गुजारा है, उसने लंबे समय तक इंतजार किया है, तो उसकी प्रायोरिटी लोअर से मूव करा के हम हायर कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे का वैसे ही है कि कोई अगर काम कर रहा है, बहुत साल से जॉब कर रहा है, वो बेचारा बहुत छोटे ओहदे पे है, छोटे प्रोफाइल पे है, छोटी पोस्ट पे है, तो टाइम के साथ साथ उसका मतलब प्रमोशन हो ही जाएगा और आगे जाके उसको भी मतलब वो बेनिफिट्स मिलेंगे जो प्रमोटेड ऑफिसर को मिलते हैं। तो यहाँ पे प्रोसेस के साथ जो प्रोसेस क्यू के अंदर लंबा समय गुजारेगी उसको हमेशा लोअर से हायर की तरफ रखा जाएगा, और उसको कुछ समय, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम रख दिया जाए। इस फैक्टर को कहते हैं एजिंग। इसको बोलते हैं एजिंग। मतलब आपने किसी को लोअर से हायर की तरफ रखा रिगार्डिंगली कि आपने उस प्रोसेस को देखा गया, इसने बहुत लंबे समय तक इंतजार करा इसलिए। अब देखिए, आपके पास एक सामने यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है। यहाँ पे आपको Q1 दिख रही है, Q2 दिख रही है, Q4 दिख रही है। ऐसे करते करते आपको एक लास्ट में दिख रहा होगा FCFS। अब देखें, इस डायग्राम को समझिए अच्छे से जरा। ये डायग्राम जो क्या है कहता है, वो क्या कहता है कि जितनी भी प्रोसेस है वो क्यू के अंदर ज्वाइन करेंगी। सबसे पहले Q0 के अंदर ज्वाइन करेंगी। आप देख सकते हैं Q0 सबसे पहले लिखी हुई है, जहाँ हाईएस्ट प्रायोरिटी लिखा हुआ है वहाँ Q0 लिखी हुई है। Q0 को उसने ज्वाइन किया, और Q0 को ज्वाइन करने के बाद वो हर एक प्रोसेस जो है वो Q0 के अंदर क्वांटम टाइम उसको एलोकेट कर दिया गया, और जितनी प्रोसेस है वो कंप्लीट होती गई वन क्वांटम टाइम के अंदर। और उसको जैसे ही वो कंप्लीट होती गई तो उसको क्या करा, रवाना करते गए। मतलब आप देखेंगे कि जितनी भी क्यू है उसके साइड में कंप्लीट का एरो जरूर लगा हुआ है। लेकिन अगर वो नहीं हुई, अगर वो कंप्लीट नहीं हुई तो उनको नीचे Q2 के अंदर भेज दिया गया और वो सेकंड क्वांटम टाइम के अंदर चली गई। सेकंड क्वांटम टाइम के अंदर अगर वो कंप्लीट हो गई तो बाहर, नहीं तो चलती रहेंगी चलती रहेंगी चलती रहेंगी। तो इस टाइप से क्या होगा कि अगर मान लीजिए Q1 के अंदर कोई प्रोसेस आई है तो गारंटी नहीं है वो नीचे तक भी, Q2 तक, Q3 तक भी जा सकती है। और लास्ट में हमने क्या रख रखा है, लास्ट में जो फैसला कर रखा है वो क्या कर रखा है कि वो FCFS बेसिस पे जाएंगे। तो कहने का मुराद ये है कि यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि एक बार अगर कोई क्यू में एंटर हुआ तो ऐसा नहीं है कि अब उसको इंतजार करना पड़ेगा किसी दूसरी क्यू के होने का या किसी दूसरे डेटा स्ट्रक्चर को होने का। नहीं, वो क्यू में आ गया मतलब वो प्रोसेस में आ गया। आगे जाके एज के साथ साथ उसका प्रायोरिटी बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे जाके उसको कंप्लीट होना ही पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि कोई अगर प्रोसेस आई है, अगर वो 3 बार इनकम्प्लीट हुई है तो वो 3 बार नीचे की तरफ आई है, 3 बार नीचे की तरफ आई है, लेकिन चौथी बार में उसको जाना ही पड़ा बाहर FCFS के थ्रू। तो ये था एक छोटा सा नमूना जिसके अंदर मल्टी लेवल फीडबैक क्यूइंग समझाई हमने। क्योंकि उसमें क्या होता है कि फीडबैक का ऐसा होता है कि आपने जिसकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट थी उसके बाद आपने सॉल्व करा, जिसकी लोएस्ट प्रायोरिटी थी उसका नंबर भी कभी ना कभी आएगा। जो लोअर वाला है वो हायर वाला कभी ना कभी बनेगा, बिकॉज हमने एक क्यू का फीडबैक दूसरे क्यू के अंदर दे रखा है। तो जितनी भी प्रोसेस हैं वो एग्जीक्यूट होती है क्यू के अंदर, जितनी भी क्यूज हैं उनकी अंदर
आपस में जो प्रायोरिटी होती है वो ये देखी जाती है, जैसे मान लीजिए एक क्यू है Q1 और एक क्यू है Q2। अब है क्या कि दोनों की प्रायोरिटी अलग अलग है। मान लीजिए कि अगर Q2 रिजॉल्व हो रही है, इसका मतलब Q1 एम्प्टी है, ये बात तय है। Q1 एम्प्टी है तभी Q2 का नंबर आया है। हायर वाली जो है प्रायोरिटी जिसकी हायर होती है, अगर वो एम्प्टी होती है तो ही लोअर का नंबर आता है। ये सिंपल सा लॉजिक है। अब मान लीजिए आपकी प्रोसेस लोअर वाली Q2 के अंदर रखी थी और वो रिजॉल्व हो रही है, विच मीन्स के ऊपर जो Q1 के अंदर जितनी प्रोसेस थी वो रिजॉल्व हो चुकी है, वो एम्प्टी हो चुका है क्यू, क्योंकि प्रोसेस रिजॉल्व। अगर प्रोसेस बाहर हो गई तो क्यू एम्प्टी हो गया। भाई प्रोसेस का काम क्या है, क्यू को भरना, और जब कंप्लीट हो जाती है तो क्यू से बाहर निकलना। तो ये था मल्टी लेवल फीडबैक queuing scheduling algorithm. Thank you so much.